Hello. So today we are studying definition of probability. So अब तक हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कि probability एक टर्म होती है. इस टर्म का मतलब क्या होता है? ये टर्म किस लिए डिफाइन हुई थी? To give numerical measure of uncertainty. किसी चीज़ में जब अनसर्टेनिटी होती है तो उसको न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को 3 तरह से डिफाइन किया गया है. फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, सेकंड वन इज़ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी. सो ये कोई टाइप ऑफ डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट मॉडिफाइड डेफिनेशंस है. मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे पहले दी गई थी, यानी कि सबसे एंशियंट डेफिनेशन जो है वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है. और सबसे पहले जेम्स वॉट वाज अ पर्सन हु डिफाइन इट फर्स्टली. सबसे पहले जो डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी को वो थे जेम्स बर्नौली. उन्होंने क्या दिया था? ही ऑब्टेन्ड अ क्वांटिटेटिव measure of uncertainty. किसी भी इवेंट के होने में जो कुछ परसेंटेज ऑफ, कुछ डिग्री ऑफ जो अनसर्टेनिटी होती है कि इतना परसेंट, इतना चांस है कि ये इवेंट नहीं हो सकता, उसको मेजर करने के लिए जेम्स बर्नौली ने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी की टर्म को डिफाइन किया और एक डेफिनेशन दी, दैट इज़ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिससे हम प्रोबेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी को, उस अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं. ये जो डेफिनेशन है क्लासिकल डेफिनेशन, इसको क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं. तो ये जो डेफिनेशन है उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई. उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसके कारण ये वाली डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई. सो इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. इट वाज गिवन बाय जेम्स बर्नौली. ये हमने अभी स्टडी किया कि जेम्स बर्नौली ने ये डेफिनेशन दी थी. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी. यानी कि ये पहला वो इंसान था जिसने क्वांटिटेटिवली यानी कि न्यूमेरिकली मेजर किया अनसर्टेनिटी को. अब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को कुछ और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. and priori probability. क्योंकि इसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स के बेसिस पे दी गई है, पूरी मैथ्स, सिर्फ मैथ्स को यूज़ करके इसकी डेफिनेशन बनाई गई है, तो इसलिए इसका नाम है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. अब इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे एंशियंट डेफिनेशन है, सबसे क्लासिकल है, सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस हुई थी. और क्लासिकल से मतलब है कि सबसे एंशियंट, सबसे जो पुरानी जो डेफिनेशन है, जो सबसे पहले यूज़ की गई थी, वो डेफिनेशन है ये. प्रायरी प्रोबेबिलिटी, ये हम डेफिनेशन इसकी स्टडी करने के बाद डिफाइन करेंगे कि इसको प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्यों बोला जाता है. सो लेट्स स्टार्ट टू डिफाइन दिस प्रोबेबिलिटी. सो हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे. लेट्स डिफाइन अ इवेंट. लेट्स डिफाइन एन इवेंट. कोई भी इवेंट डिफाइन करते हैं. पिछले वीडियोस में मैंने ये सभी टर्म्स डिफाइन की है. इवेंट्स क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, ये सब कुछ डिफाइन किया है. अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. तो हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं.
ई कोई इवेंट है, ई बी एन इवेंट ऑफ अकरिंग। इवेंट यानी कि जैसे सपोज करो कि इवेंट ऑफ गेटिंग एन हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग एन हेड ऑन टॉस ऑफ कॉइन, यानी कि हमने कॉइन को टॉस किया और हमें हेड मिल रहा है। तो हेड मिलना क्या है, एक इवेंट है। तो हमने डिफाइन किया कि सपोज ई कोई इवेंट है, सपोज कोई इवेंट है जिसमें ई है, वो इवेंट ऑफ अकरिंग है, यानी कि होने का इवेंट है कि ये इवेंट होगा। एंड ई बार बी एन इवेंट ऑफ नॉन अकरिंग। और ई बार को इवेंट डिफाइन करते हैं, ई कोई इवेंट है किसी इवेंट के होने का, और ई बार कोई इवेंट है किसी इवेंट के ना होने का। सो ये ऑपोजिट इवेंट्स है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। या इसको ई सी से भी डिफाइन करते हैं, ई सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ई सी इंस्टेड ऑफ ई बार। सो दोनों से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा होती है। सो हमने भी इवेंट डिफाइन कर लिया। अब हम सिचुएशन लेते हैं। ये हम फर्स्ट डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं अभी, एट लास्ट आपको सब क्लियर होगा। इफ ऑन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और वी कैन से ट्रायल, अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कोई ट्रायल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, result out to be, suppose it to be n, number of exhaustive cases। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें क्या है, n मिल रहे हैं, यानी कि n नंबरिंग है उसकी, 1 2 3 4 5 6। वैसे में हमने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमें इतने नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस मिल रहे हैं और उन नंबर को हमने n एज्यूम कर लिया। अब ये n क्या है, अब ये हमने कंडीशन अप्लाई की है दैट दिस नंबर इज, अब ये हमने कंडीशन अप्लाई किया है कि ये जो n एग्जॉस्टिव केसेस है, ये जो एग्जॉस्टिव केसेस जैसे A B C D E F, ये मान लो इसके एग्जॉस्टिव केसेस हैं। n का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा अगर ये इसके एग्जॉस्टिव केसेस है तो। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे एग्जॉस्टिव केसेस जो भी हमने एग्जॉस्टिव केसेस हैं वो सारे क्या हैं, आर, कंडीशन है, ये हमने अप्लाई किया है कंडीशन। ऑल exhaustive cases are mutually exclusive and equally likely। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो एग्जॉस्टिव केसेस है सारे A B C D जो भी हमें एग्जॉस्टिव केसेस मिलेंगे वो सब के सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और वो सारे के सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स भी हैं। और
आउट ऑफ n, यानी कि इन n में से m नंबर ऑफ केसेस जो है वो क्या है, आर फेवरेबल टू occurrence ऑफ एन इवेंट ई। जो हमने ऊपर इवेंट डिफाइन किया था ई, कि हमें क्या मिलना चाहिए, जैसे मान लो हेड मिलना चाहिए, हमने इवेंट डिफाइन किया था, एग्जांपल लिया था कि हेड मिल रहा है, तो एम क्या है, इनमें से वो हेड जो हेड है उनकी नंबरिंग है। यानी कि अगर मान लो ये हेड है, ये हेड है, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि n में से m नंबर जो है वो क्या है, फेवरेबल है टू अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। ई इवेंट के होने के फेवर में है m नंबर ऑफ इवेंट्स, m नंबर ऑफ केसेस। अगर m नंबर ऑफ केसेस है वो अकरेंस ऑफ इवेंट ई के फेवर में है, तो कितने नंबर ऑफ इवेंट बच जाते हैं जो नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई के फेवर में होंगे। हेंस वी गेट n माइनस m हो जाएगा। n माइनस m जो केसेस क्या हो जाएंगे, n माइनस m केसेस, सॉरी नंबर ऑफ केसेस आर फेवरेबल टू नॉन अकरेंस। अगर ये कंडीशंस हैं, देन अगर फिर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज क्या हो जाएगी। अब ये है डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज़, अभी हम लिखेंगे वो है डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस number of exhaustive cases। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को हमने क्या एज्यूम किया है ऊपर, m, और नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस को हमने एज्यूम किया है n, तो ये इज इक्वल टू m बाई n हो जाएगा। अब हम देखें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी कि ई बार वाला केस देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज क्या होगी, देखो ऊपर वाले की जैसे सेम ही, पी ई बार। अब इवेंट क्या, अब इस बार इवेंट क्या है, नॉन अकरेंस। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, ये तो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये तो सेम ही रहेगा। इस बार क्या है, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ही है, तो इवेंट ई के ना होने के फेवर में जो केसेस है वो क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, n माइनस m नंबर ऑफ केसेस आर फेवरेबल टू नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। सो इसके फेवर में क्या हो जाएंगे, n माइनस m अपॉन में टोटल नंबर कितने थे, n, तो ये हो जाएगा। एक बार हम फिर से इसको
कंप्लीट डिफाइन करते हैं, फिर समझ आएगा आपको. जस्ट रिवाइज वंस. सो हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे थे. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे पहले जेम्स बर्नौली ने दी थी. उसके बाद हमने पढ़ा कि ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली मेजर किया, या प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए उसकी डेफिनेशन दी. अब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और प्रायरी प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है. क्लासिकल क्यों? क्योंकि सबसे पहली डेफिनेशन थी, सबसे ओल्ड, सबसे एंशिएंट डेफिनेशन यही है जो सबसे पहले यूज़ की जाती थी. फिर हमने एक इवेंट डिफाइन किया. कोई भी इवेंट, उसका एग्जांपल लेने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था. एज्यूम करो कि हमें हेड चाहिए इस चीज़ का इवेंट. फिर हमने इवेंट डिफाइन किया. ई जो है वो किसी इवेंट के होने को डिफाइन किया, और ई बार है वो किसी इवेंट के ना होने को लेट किया. हमने ये एज्यूम किया था कि ई है वो क्या है, इवेंट के होने को हमने ई डिफाइन किया, और ई बार है वो इवेंट ऑफ नॉन अकरिंग एज्यूम किया. अब अगर ये हमने इवेंट डिफाइन कर लिया, अब हम सिचुएशन डिफाइन करेंगे. अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल बोल लो. रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हो गए, और उसमें से किसी एक को अगर हम ले तो वो ट्रायल हो गया, यानी ट्रायल को मिला के एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बनता है. तो अगर हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमें जिसके रिज़ल्ट में हमें n नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस मिले. एग्जॉस्टिव केसेस जैसे ABCDEF, n मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऑफ केसेस है, तो n का मतलब वो नंबरिंग है. n नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस मिले. फिर हमने कंडीशन अप्लाई की, जो एग्जॉस्टिव केसेस मिले हैं हमें वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इक्वली लाइकली है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सबके म्यूचुअल में सिर्फ एक ही इवेंट होगा, बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएंगे. एक्सक्लूसिव ट्रिक बताई थी ना लर्न करने की. तो सबके म्यूचुअल में वो एक ही रहेगा, बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएंगे. यानी कि द चांस ऑफ ओनली वन आउटकम एट अ टाइम, एक टाइम पे सिर्फ एक के होने का ही चांस होता है, तो उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे. यानी कि ये जो इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव केसेस हैं, उसमें से कोई एक हो रहा है. जैसे मान लो सी के होने का कोई इवेंट है, तो सी के अलावा एट द टाइम, यानी कि उस एक पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर अगर सी का इवेंट हो रहा है तो बाकी सब होने के चांसेस कैंसिल हो जाते हैं, बाकी सब एक्सक्लूड हो जाते हैं. और इक्वली लाइकली मतलब सबके होने का चांस सेम है. यानी कि हम किसी को पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि इसके होने का चांस सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसका है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली है. सबके आने का चांस इक्वल है, इक्वल लाइकलीहुड है. तो यानी कि ये वाले जो एग्जॉस्टिव केसेस हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे और इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे. ये हमने कंडीशन अप्लाई की है. और फिर क्या होता है, जो n एग्जॉस्टिव केसेस मिले उनमें से हमें m नंबर ऑफ जो केसेस है वो फेवरेबल है इवेंट E के लिए, इवेंट E के फेवर में है m नंबर ऑफ केसेस. तो अगर m नंबर ऑफ केसेस इवेंट E के फेवर में है तो n माइनस m नंबर ऑफ केसेस क्या है, E बार के फेवर में होंगे. क्लियर? अब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में ये डिफ़ाइन किया गया कि अगर हम कोई इवेंट डिफ़ाइन करते हैं उसमें ये पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं,
तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिफाइन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी कि इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, यानी कि जितने नंबर ऑफ केसेस उस इवेंट के फेवर में है अपॉन में टोटल जितने नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल है, टोटल एग्जिस्ट करते हैं जो, वो। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। और उसी तरीके से अगर हम नॉन अकरेंस की का भी प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसमें फॉर्मूला तो वही हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ऊपर उस इवेंट के फेवर में जो केसेस आ रहे हैं वो आएंगे और नीचे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस हैं वो आएंगे। तो इसके नॉन अकरेंस के फेवर में हमने क्या देखा था, n-m नंबर ऑफ इवेंट्स जो थे वो नॉन अकरेंस के फेवर में थे और टोटल जो थे वो हमने n एज्यूम किया ही था। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ये हो जाएगा, ये m/n एंड n-m/n। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, एंड these exhaustive cases must be mutually exclusive and equally likely events। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट के फेवर में, उस इवेंट के होने के फेवर में जो केसेस है अपॉन में टोटल जो केसेस है, दैट इज़, और वो केसेस क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली होने चाहिए, तब ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है। सो अब तक हमने जो भी स्टडी किया है इस वीडियो में, तो उसमें जो नोट दैट करने वाली जो चीज़ें हैं, नोट करने वाली यानी कि नोटिस करने वाली या फिर रिमार्क्स बोल सकते हैं, तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट वन, तो हमने m क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, एज वी नो दैट वी एज्यूम्ड m to be, no sorry, firstly n to be exhaustive cases m to be favorable cases। अब देखो प्रोबेबिलिटी जो हमने डिफाइन किया था, एक बार लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू m/n, P ई बार इज इक्वल टू n-m/n, यही था, ठीक, क्योंकि टोटल n थे, n में से m माइनस कर देंगे, बचे हुए आ जाएंगे। अब देखो m, अब हम ये देखेंगे कि m की क्या वैल्यू हो सकती है और n की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब m क्या है, फेवरेबल केसेस हैं, तो फेवरेबल केसेस के नंबर है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, ये दोनों क्या है, नंबर ऑफ है। फेवरेबल केसेस कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें उस इवेंट के फेवर में कोई केस हो ही ना, या फिर कुछ भी 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं m विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब m/n है, इसमें n की क्या वैल्यू हो सकती है, सेकेंड नंबर इज n। n क्या है, एग्जॉस्टिव केसेस हैं, तो एग्जॉस्टिव केसेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 0 तो नहीं हो सकते ना, कि
अगर एग्जॉस्टिव केसेस ही ज़ीरो होंगे तो हम उस चीज़ को स्टडी क्यों कर रहे हैं? कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना कुछ है, टोटल भी कुछ नहीं है, उसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते। तो फिर एग्जॉस्टिव केसेस का कुछ ना कुछ वैल्यू होना ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ज़रूरी होती है। तो वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो से बड़ी हो जाएगी। सो वी कैन से n इज़ ग्रेटर देन, n मस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल नहीं हो सकता। अब तीसरा क्या है? m और n में से कौन सा बड़ा होना चाहिए? ओबियसली m फेवरेबल केसेस हैं, तो m जैसे मान लो हमने भी यहाँ पे देखा था फेवरेबल केसेस ये रहे, ABCDEF ये एज्यूम किया था। तो अब ये फेवरेबल, ये टोटल केसेस है, इसमें से फेवरेबल निकालने हैं। तो फेवरेबल या तो ये सारे के सारे ही हो जाएंगे, यानी कि सारे ही कुछ उस इवेंट के फेवर में होंगे, तो या तो एग्जॉस्टिव केसेस के इक्वल हो जाएंगे फेवरेबल केसेस, और या पॉसिबिलिटी क्या है कि इनमें से कुछ ही हो, जैसे C और D हो, E हो, तो या तो क्या बन जाएगा कि एग्जॉस्टिव केसेस से कम है फेवरेबल केसेस। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि n बड़ा होना चाहिए और n के इक्वल भी हो सकता है m, अभी देखा, ठीक है। तो ये तीन हमने क्या है नोट किया, कि ऊपर वाली कंडीशन से हमने ये चीज़ें नोटिस की। अब ये चीज़ें पॉसिबल है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी की भी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर m और n की ये वैल्यू पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होगी? लेट्स सी। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू m/n। अब पहली कंडीशन देखते हैं, चलो वन बाय वन करते हैं। केस 1, अगर m ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो होता है, अगर ज़ीरो होता है तो 0/n इक्वल टू ज़ीरो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी अगर m इक्वल टू ज़ीरो है। अब अगर m ज़ीरो से बड़ा होता है, सपोज कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है अपॉन n, तो इसकी मान लो कुछ भी वैल्यू है a, मान ली n, तो ये क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन आ जाएगा। इतने से हमने इतना समझ लिया। अब दूसरी नंबर पे चलते हैं, n है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इज इक्वल टू m/, ज़ीरो से कोई बड़ी वैल्यू है, तो इसकी भी 1 से लेकर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ये कोई वैल्यू आ सकती है, ये एक बार हम छोड़ देते हैं। अब तीसरी नंबर m/n। अब ये तीसरी में क्या बोल रहा है? n है वो बड़ा होगा m से, यानी कि फ्रैक्शन तो आएगा लेकिन नीचे वाला बड़ा है, तो मान लो ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे 2 आएगा, 3 4 5 6 में से आएगा। ऊपर 4 आ रहा है तो नीचे 5 6 7 8 बड़ी ही वैल्यू आएगी। तो बड़ी आएगी तो वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? क्योंकि डेनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है ना, तो 0 पॉइंट में आएगा, बिकॉज m लेस देन n। अब थर्ड के अंदर ही दूसरा केस क्या है? m/n में m और n इक्वल है तो 1/1 इज इक्वल टू 1 क्या लिए m इक्वल टू n। अब इन तीनों केसेस को स्टडी करो और बताओ कि प्रोबेबिलिटी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की पॉसिबल वैल्यू
इसमें बोला है 0 हो सकती है, शुरू में 0, ठीक है। इसमें बोल रहा है 1 हो सकती है 1। और इन दो केसेस से हमें क्या पता चलता है कि देखो ये दोनों फ्रैक्शन दे रहा है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.123 जो भी है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें 0 से 1 के बीच में मिलेगी, और 0 और 1 भी इंक्लूड होता है, 0 और 1 भी इंक्लूड करके। सो इससे हम ये क्या कह सकते हैं, दैट रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिटवीन 0 to 1। ये ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट शो करते होते हैं कि ये वाले भी एलिमेंट इंक्लूड हैं, और ऐसे लिखते हैं तो 0 और 1 इंक्लूड नहीं होता, 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बड़े ब्रैकेट यूज़ किए हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, और उसमें 0 और 1 भी इंक्लूड होते हैं। ये था पहला रिमार्क। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। रिमार्क नंबर 2, एंड वन मोर थिंग इज दैट अगर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 आती है, और या अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस के होने को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इस इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड नंबर रिमार्क। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ या फिर अकरिंग ऑफ इवेंट, ये लिख सकते हैं, हैपनिंग ऑफ इवेंट ई is denoted by small letter p. Probability of non happening event E is denoted by small letter q. So we can write p is equal to probability of event E is equal to m by n, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, और q is equal to probability of E bar is equal to n minus m by n। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अब यहाँ पे देखने लायक क्या चीज़ है कि इस क्यू को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू n बाय n माइनस m बाय n, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस m बाय n। अब m बाय n क्या है, इज इक्वल टू p, सो इज इक्वल टू 1 माइनस p। सो हमें क्या मिल गया, q इज इक्वल टू 1 माइनस p मिल गया, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। इसको हम रीअरेंज करेंगे, p इधर आएगा, तो p प्लस q इज इक्वल टू 1।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इसका यूज़ लेते हैं। P + Q = 1, यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी = ऑलवेज 1, हमेशा 1 होती है। ये हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट निकाल के बता दिया, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है ये। और अगर इसको P और Q ना सिंबल ना दें तो हम इसको डायरेक्टली PE + PE बार यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग = 1, इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ जो P और Q है इसको हम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट = P और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट दैट इज़ Q, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और P को हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बोल सकते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग दैट इज़ Q उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर रिमार्क क्या है? देखो, रेशियो की फॉर्म में अगर हमें कुछ लिखना होता है, जैसे क्वेश्चंस में आगे जाके न्यूमेरिकल्स में क्या आता है, रेशियो में चीज़ें आती है कि इतना रेशियो इतना ऐसे हुआ, इतना रेशियो इतना, जैसे डेटा जो है वो रेशियो में दिया जाता है, तो उसके लिए हम उसमें ओड्स इन फेवर ओड्स इन अगेंस्ट दिया जाता है। जैसे 3:2 ओड्स इन फेवर है, ओड्स इन फेवर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, या फिर इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो 2:3 ओड्स अगेंस्ट है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रेशियो में लिखा जाता है। तो ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट पे हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। इन रेशियो फॉर्म ऐसे दिया जाता है, ऐसे लिखा होता है। अगर हम मतलब समझ रहे हैं कि क्या होता है, अगर लिखा हो ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, उसका मतलब क्या है कि हैपनिंग, इसका मतलब होगा हैपनिंग रेशो नॉन हैपनिंग। जैसे यहाँ था ओड्स इन फेवर का मतलब 3 चांस है, 2 चांस नहीं है, यानी 5 में से 3 चांस, टोटल 5 चांस है, 3 + 2 5, उसमें से 3 चांस है कि ओड्स इन फेवर लिखा है, यानी कि फेवर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और 2/5 चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और वैसे ही तो इस रेशो को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं हैपनिंग अपॉन नॉन हैपनिंग। यानी कि फेवर में फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस। तो ऊपर हमने फेवरेबल केसेस को क्या एज्यूम किया था, m एज्यूम किया था, और नॉन फेवरेबल को टोटल n थे, तो नॉन फेवरेबल कितने हो जाएंगे, n - m, ऐसे होता है। तो इसको अगर हम रेशो में लिखेंगे तो m/n - m ऐसे लिखा जाता है ओड्स इन फेवर को। अब ओड्स अगेंस्ट देखते हैं, ओड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई। तो वही है, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन हैपनिंग रेशो हैपनिंग, उल्टा हो जाएगा बस। ओड्स अगेंस्ट और इसमें ओड्स फेवर में फ़र्क क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट ही तो है। तो नॉन हैपनिंग रेशो हैपनिंग, यानी कि इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो नॉन फेवरेबल केसेस अपॉन में
फेवरेबल केसेस, यानी कि ऊपर जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग लिखें तो n माइनस एम अपॉन एम। फिफ्थ रिमार्क, तो हमने शुरू में जो बोला था ना कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं। दैट इज प्रायरी प्रोबेबिलिटी। देखो प्रायरी का मतलब क्या होता है। प्रायरी का क्या मतलब होता है, जो चीज़ हमें पहले से पता चल जाए, यानी कि कुछ कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ना करना पड़े या कुछ कुछ करने से, कुछ प्रैक्टिकली करके देखने से पहले हमें उस चीज़ का पता हो। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन कंप्यूट द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बाय लॉजिकल रीजनिंग विदाउट कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हम लॉजिकल रीजनिंग लगा के ही हमें पता चल जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको प्रायरी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि प्रायरी का मतलब होता है जो पहले ही पता चल जाए, मतलब जो पहले से पता चल जाए, यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही हमें जो आउटकम है वो पता हो। अ प्रायरी नेम is given to it because in really an experiment is not necessary to conduct to know the possibility of outcome। यानी कि आउटकम की पॉसिबिलिटी पता लगाने के लिए हमें असल में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पहले से ही प्रोबेबिलिटी पता होती है हर आउटकम की। जैसे हम कॉइन फ्लिप करते हैं, तो ये हेड है, ये इसके नीचे टेल है, तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट को क्या माना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माना है और इक्वली लाइकली माना है। यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी भी इक्वली लाइकली, मतलब हेड आने की पॉसिबिलिटी भी उतनी होगी, टेल आने की पॉसिबिलिटी भी उतनी होगी। टोटल पॉसिबिलिटी हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि किसी इवेंट के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है उनका एडिशन क्या होता है, 1 होता है। तो क्योंकि इक्वली लाइकली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि इक्वल लाइकलीहुड है दोनों की होने का। यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी। तो ये हमने लॉजिकल रीजनिंग लगा के, ये वाला कंडीशन लगा के हमने निकाल लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, और अगर टेल आ रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर तो हेड नहीं आ सकता उस जगह पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ऑलरेडी आउटकम पता है। तो इसमें क्या है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया, यानी कि किसी कॉइन को हमने उछाल के देखा नहीं है कि इसमें हेड आ रहा है कि इसमें टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है टेल आ रहा है क्या आ रहा है, हमने कुछ नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ही नहीं। हमने सिर्फ एक लॉजिकल रीजनिंग लगाई, कुछ कंडीशंस लगाई, उसके बेस पे हमने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। इसलिए इसका नाम प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया, हमने डायरेक्टली कंडीशंस लगा के
मतलब डेफिनेशन अप्लाई करके रिज़ल्ट निकाल लिया, तो एक ये डेफिनेशन इनफ थी रिज़ल्ट निकालने के लिए।